हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th जियोग्राफ़ी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम संसाधन है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। पहली चीज़ आप क्या करो, आप कॉपी लेकर बैठ जाओ और जो आपको मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको क्या करना, आप नोट डाउन करते रहना। वरना आप क्या करो, ये जो मेरे पास नोट्स है आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों अभी चैप्टर शुरू करते हैं हम। पहली चीज़ क्या है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है संसाधन। उस संसाधन का मतलब पहले हम जान लेते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध समस्त पदार्थ व तत्व जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये चीज़ समझो, वो सारे तत्व यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? संसाधन कहलाते हैं, जिसका उपयोग हम तकनीकी रूप से क्या कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे पास उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से और संभाव्य रूप से और सांस्कृतिक रूप से क्या हुआ, वो स्वीकार्य हो। स्वीकार्य मतलब कि उसको जो है हम जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसकी तकनीक है, और हम उसका खरीद भी सकते हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से उतने सक्षम हैं। तो संसाधन का मतलब आपने समझ लिया। संसाधन का मतलब क्या होता है? वह सारी चीज़ें जिसको हम तकनीकी रूप से समर्थ है बनाने के लिए और आर्थिक रूप से समक्ष है खरीदने के लिए, और वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, संसाधन कहलाती है। अब अगला जो चीज़ है वो है संसाधन का वर्गीकरण। इसे ही हम कहते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। पहली चीज़, संसाधन का वर्गीकरण हम करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब कि संसाधन, वो चीज़ पैदा कहाँ से हुई, वो चीज़ निर्माण कहाँ से हुई, वो चीज़ बनी कहाँ से। तो पहली चीज़ है जैव या फिर अजैव। तो या फिर वो जैविक संसाधन होगी या फिर वो अजैविक संसाधन होगी। जैविक संसाधन का मतलब इसके नीचे मैंने आपको और अच्छे से डिफाइन कर रखा है, बट मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। जैविक संसाधन मतलब वो सारे संसाधन जो किसी जैव पदार्थ से हमें प्राप्त हो, जैसे कि जीव हो गया या फिर मनुष्य हो गया। इसके बाद अजैविक संसाधन हुए सारे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से क्या होती है बच्चों? प्राप्त होती है। अगला चीज़ देखते हैं इसके अंदर। अगला चीज़ है समाप्तता के आधार पर, यानी कि एक ऐसे संसाधन जो संसाधन क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं, और एक ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते, उसको हम पूरा दोबारा निर्माण कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिसका निर्माण हम कर सकते हैं, या फिर ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। क्या ये समाप्त नहीं हो सकते? अगला है अनवीकरणीय संसाधन। ये कौन से संसाधन होते हैं? जिसका हम एक बार इस्तेमाल करें और वो क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए। क्या हो जाए? ये समाप्त नहीं होते और ये क्या होते हैं? ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो चीज़ है वो देखो, अगला चीज़ क्या है? अगला है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामित्व का मतलब ये होता है बाबू, हम कहते हैं ना कि ये इस घर पे मेरा स्वामित्व है, यानी कि इस पे मेरा अधिकार है। वही चीज़ आप देखो, स्वामित्व के अधिकार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामूहिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय, और चौथा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय होता है। अब जरा देखा जाए, पहला व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? वो संसाधन जिस पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी समूह का अधिकार हो, या फिर कोई निजी कंपनी का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामूहिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर क्या हो दोस्तों? जिस पर किसी समूह का अधिकार हो, यानी कि जैसे कि अभी मैं इसको आपको नीचे उदाहरण दूंगा तो आप समझ सकते हो। पार्क हो गया, ठीक है, इसका उदाहरण। इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। क्या? वो सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जिस पर किसी देश की सरकार का क्या हो? अधिकार हो, और वो जनता की भलाई के लिए देश की सरकार क्या कर रही हो? इस्तेमाल कर रही हो। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वो जो किसी देश की सीमा, मतलब कि मान लो कि ये एक देश है, मैं आपको अपना देश बना के दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है? देश है, ठीक है। इसकी सीमाओं का मतलब क्या है बच्चों? यानी कि ये जो सीमाएं हैं इसकी, ये आउटर बॉर्डर, इसके बाहर जो अगर 200 किलोमीटर तक समुद्री जो ये जो एरिया है, नीचे का थोड़ा बनाता हूँ। समुद्री एरिया का मतलब समझो, ये तो ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला भारत है हमारा, जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, इसका ये जो एरिया है ना, समुद्री एरिया, यहाँ से 200 किलोमीटर तक की दूरी के बाद जो भी सामान, जो भी वस्तुएं मिलती हैं, तो ये क्या हो जाती है? ये अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाती है बच्चों? ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाती है। इस पर क्या होता है? इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, और वो पूरे विश्व की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करती है। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर, कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो
विकसित है, ऐसे कौन से संसाधन हैं जो विकसित अभी नहीं हुए हैं, ऐसे कौन से संसाधन हैं जिसको हमने भंडारण करके रख रखा है, ठीक है, ऐसे कौन से संसाधन हैं जिसको हम आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे। यही चीज़ें विकास के स्तर के आधार पर, पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित एवं विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडारण संसाधन, और चौथा है संचित कोश। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है संसाधनों के प्रकार, जो हमने ऊपर पढ़े थे उसी चीज़ को हम थोड़ा नीचे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है वो पहला क्या होता है, जैविक संसाधन, और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन के बारे में बात करें, वह संसाधन जिसका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, यानी कि जीवन चक्र मतलब क्या होता है, वो जीवित तो होता है, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि वनस्पति, मनुष्य, पशु, पक्षी, छोटे जीव, वन्य जीव, ये सारे चीज़ क्या है, इसके अंदर आते हैं। इसके बाद अजैविक संसाधन, वह सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, कोयला, चट्टान, ये सारे क्या है दोस्तों, ये सब जो है हमारे, ये एक निर्जीव संसाधन है, यानी कि ये जो है हमारे क्या है, अजैव संसाधन की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। आगे देखो, आगे है समाप्यता के आधार पर क्या था, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। वह संसाधन जिसका भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जल। आप बोलोगे भैया जल का मतलब समझा दो, ये जल जो है ये कैसे नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो बाबू, जल को है ना हम कभी भी पृथ्वी से समाप्त नहीं कर सकते। उदाहरण मान लो कि ये एक छोटा सा एरिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो जल है, ठीक है, ये क्या होगा, जल जो है ना ये भाप बन के ऊपर जाएगा, ऊपर फिर यहाँ पर बादल बनेगा, और बादल बनने के बाद ये क्या, कहीं ना कहीं बरस जाएगा। तो यहाँ से जल उठा, यहाँ कहीं ना कहीं बरस गया, तो हमने जल को समाप्त किया? तो आंसर है कि जल को हम समाप्त नहीं किया। इसके बाद अगला देखो, वन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। देखो बच्चों, पेड़ पौधे भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। पेड़ पौधों को क्या है, जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इधर क्या है, पेड़ पौधे, आपने क्या किया, इन पेड़ पौधों को काटा, तो क्या है, आप जो है इन पेड़ पौधों को कहीं दोबारा और लगा सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा लगाकर बना सकते हैं। कृषि एवं सौर ऊर्जा का मतलब देखो बाबू, सूरज से आने वाली जो रोशनी है, क्या, सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो भी क्या है, वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद आ जाओ पवन ऊर्जा मतलब जो हवाएं चलती हैं, ये भी क्या है, ये भी अपने आप में जो ऊर्जा है ये भी समाप्त नहीं होगी, इसको भी। इसके बाद आ जाओ हमारा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या है बच्चों, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, वह संसाधन जिसको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः पूर्ति, यानी कि पुनः इसको बनाया या फिर पुनः इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस आदि। देखो, एक बार आपने कोयला को जला लिया, तो क्या आप दोबारा उस कोयला का इस्तेमाल कर सकते हो? तो आंसर है नहीं। अगर आप खनिज पदार्थ मान लो पेट्रोलियम से आपने एक बार आपने पेट्रोल भरवाया 100 रुपये का, ठीक है, और 100 रुपये का आपने पेट्रोलियम भरवाया और इसके बाद आपने गाड़ी चलाई, तो क्या आप गाड़ी दोबारा चला सकते हो उसी 100 रुपये का पेट्रोल से? तो आंसर है कि अब तो पेट्रोल ख़त्म, तो आपको दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इसके बाद बाबू तेल का मतलब आप समझते हो, तेल मतलब वही इसी की बात हो रही है, पेट्रोलियम की। इसके बाद क्या है, और खनिज में आपका क्या आ जाएगा, खनिज में आपका बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद है आपका यूरेनियम क्या होता है बाबू, यूरेनियम जो होता है ना, इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका भी आप एक बार इस्तेमाल करते हो तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद है प्राकृतिक गैस में जैसे कि एलपीजी हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है। आप क्या करो, आप में से मैं देखता हूँ किन किन बच्चों को एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म पता है। आप क्या करो, आप जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि हमारे कितने बच्चे हैं जिनको इसका फुल फॉर्म पता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बाबू, स्वामित्व के आधार पर मैंने जो आपको बताया था इसको अब कंप्लीट करवाता हूँ। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, वह संसाधन जिस पर किसी व्यक्तिगत स्वामित्व होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे कि बाग, चारागाह, कुआं, तालाब, घर। देखो, कहने का मतलब समझो, वह संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, उसका क्या होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है। व्यक्तिगत अधिकार जैसे कि बाग, मान लो कि आपने एक क्या नाम है, प्लॉट खरीदा और उसके अंदर क्या किया, बहुत बड़ा प्लॉट है और उसके अंदर आपने
जो है बाग बना दिया, तो ये आपका क्या है कि निजी बाग हो गया। इसके बाद चारागाह, कुआँ, आपने एक कुआँ खुदवाया, कुआँ पे आपका निजी अधिकार हो गया। तालाब खुदवा दिया आपने एक घर खरीदा है, आपके पापा ने एक घर खरीदा, उस पे आपका एक निजी अधिकार है ना। इसके बाद अगर आपने या फिर आपके पापा ने कार खरीदा, तो वो भी क्या है, वो भी एक आपका निजी संसाधन ही होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है, सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो समूह के सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि खेल का मैदान हो गया, चारागाह हो गया। इसके बाद भूमि, तालाब, ये चीज़ देखो। अब आप बोलोगे कि भैया इसके ऊपर देखो, आपने इधर भी तालाब लिखा है, इधर भी तालाब लिखा है, इधर भी आपने चारागाह लिखा है, इधर भी चारागाह लिखा है, ये मतलब समझ में नहीं आया, ये दोनों में कैसे आ गया। दोनों में बच्चों देखो किस तरीके से आ गया। मान लो कि तालाब, क्या बाबू, तालाब अगर सरकार के पैसों से खुदवाया गया है, तो क्या वो तालाब आपका होगा? तो आंसर है नहीं, वो तो तालाब पूरे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का होगा ना। कुआँ, मान लो कि आपने अगर कुआँ जो हो गया वो सामुदायिक के लिए खुदवाया जा रहा है, ठीक है, और उसका सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा बाबू, एक सामुदायिक ही होगा। ठीक है। मैदान, मतलब अगर सरकार ने कोई मैदान बनाया है, पार्क बनाया है, वो भी क्या होगा बाबू, वो भी सभी का ही होगा। इसके बाद अगला है, वो है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन। आप शब्द से ही समझ सकते हो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है। चलो देखते हैं। वह सभी संसाधन जिस पर केंद्र या फिर राज्य सरकार का नियंत्रण हो। नियंत्रण मतलब उसका जो देख रेख कौन करे, वो वहाँ की रहने वाली जो सरकार है वही देख रेख करे। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर समुद्री तट से 12 मील दूरी तक के जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो भी संसाधन पाया जा सकता है, तेल, भूमि, जल, वो सब क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ आपको। कहने का मतलब समझो बाबू, ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, वो सारे संसाधन, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा का मतलब समझो बाबू, राजनीतिक सीमा का मतलब जो आप हमारा देश देखते हो, ठीक है, मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। जो हमारा देश आप देख रहे हो, एक मिनट, ये जो आप देश का मैप देखते हो इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये क्या है, ये जो देश का मैप है हमारे, इस देश के मैप के अंदर यहाँ पर जितने राज्य हैं, ये सब क्या होगा, ये सब हमारे राजनीतिक सीमाएं हैं। क्या है बाबू, ये सारी जितना आप बाहर आउटर लाइन देख रहे हो, ये सब क्या है हमारी, ये जितनी हमारी आउटर लाइन है याली, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी राजनीतिक सीमा है। इसके अंदर जो भी संसाधन पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बाबू, जो भी संसाधन पाया जाएगा, कोयला, पेट्रोल, ये वो सब के पे किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। क्या होगा दोस्तों, सरकार का नियंत्रण होगा। और वो सब क्या कहलाएगी, वो सब हमारी कहलाएगी राष्ट्रीय संसाधन। और इसके बाद समुद्री मील, यानी कि समुद्र इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ समुद्र है ना, तो इसके कितने मील तक दूरी तक बाबू, इसके जो है अगर हमारा कितना 12 मील तक, कितना 12 मील इधर भी और 12 मील इधर भी, इस क्षेत्र में जो भी चीज़ पाया जाएगा, इस क्षेत्र में देखो किस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ बाबू, इस क्षेत्र में जो भी चीज़ पाया जाएगा, जो भी चीज़, चाहे कोई सा भी तेल, खनिज, जो भी चीज़, वो सब क्या होगा, वो सब हमारे देश की सरकार ही उसका इस्तेमाल करेगी हमारे भलाई के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद आ जाओ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है बाबू, अगला कोई है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तट रेखा से 200 मील दूरी तक, इस 200 मील तक की दूरी का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, देश का अधिकार नहीं होता है। तो क्या करते हैं बाबू, ये जो देश का अधिकार नहीं होता है ना, तो वहाँ पर क्या है, यूएनओ जैसी संस्थाएं जो हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो उसका इस्तेमाल करती है। और वो जो उस क्षेत्र का जो इस्तेमाल करती है, उसका इस्तेमाल पूरे विश्व की भलाई के लिए किया जाता है। ठीक है। हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथि का खनन करने का एक अधिकार है। कहने का मतलब समझो बाबू, कहने का मतलब ये है कि जो हिंद महासागर है, क्या बाबू, हिंद महासागर है, वहाँ पर जो एक मैग्नीज ग्रंथि है, वहाँ पर भारत को इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, खनन करने का अधिकार दिया गया है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो जो क्या है, किसी भी देश की समुद्री सीमा से 200 मील की दूरी पर जो भी चीज़ पाया जाएगा, इस तरफ से भी 200 मील,
इस तरफ से भी 200 मील, ठीक है। 200 मील तक की दूरी से किसी भी देश की 200 मील समुद्री सीमा से 200 मील की दूरी पर जो भी चीज़ पाया जाएगा उस पर क्या है, उस पर उस देश का अधिकार ना होकर उस पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या होगा बच्चों, अधिकार होगा, और वही इसका इस्तेमाल विश्व की भलाई के लिए करेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बाबू, इसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर पहला जो संसाधन है हमारा वो क्या है बाबू, संभावी संसाधन। किसी प्रदेश यानी कि किसी देश विशेष में समस्त विद्वान संसाधन जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा जो संसाधन है की अपार संभावना है, परंतु उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि उसका विकास जो है हम उतने बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये क्या है, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि क्या है, जो कि किसी एक विशेष क्षेत्र में क्या है मौजूद होते हैं, बट हमारे पास क्या, हमारे पास उसका इस्तेमाल करने के लिए अभी जो है हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका विकास उतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। कहने का मतलब समझो बाबू, अगर पवन ऊर्जा और अगर बात करो ना तो पवन ऊर्जा को लगाने के लिए आपको चाहिए होते हैं बहुत बड़े बड़े क्या चाहिए होते हैं बाबू, टर्मिनल टाइप चाहिए होते हैं, ठीक है। उसको क्या है, लगाने में बहुत बड़े लेवल पर खर्चा होता है, इसीलिए सरकार इस चीज़ से परहेज़ करती है, ठीक है। सौर ऊर्जा में भी आपको, जो सौर ऊर्जा की बात कर रहे हो तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसमें भी जो आपको ऊर्जा बनाने के लिए क्या, ऊर्जा बनाने के लिए आपको पैनल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी बहुत भारी कीमत होती है, इसीलिए सरकार इसका इस्तेमाल नहीं करती है। बट हाँ, भविष्य में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बाबू, इसके बाद अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं, वो सारे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है एवं उसका उपयोग की गुणवत्ता की मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, कोयला, मैग्नीज, इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। कहने का मतलब समझो बाबू, विकसित संसाधन वो संसाधन यानी कि जो संसाधन, मान लो कि किसी क्षेत्र में जो संसाधन है उसके बारे में क्या है, हमारे पास पूरी नॉलेज है कि इस संसाधन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे और इस क्षेत्र में ये संसाधन कितनी मात्रा में पाया जाता है और उसकी क्वालिटी कैसी है। वो अगर हमारे पास इन सब चीज़ों का नॉलेज है कि उसको हम किस तरीके से निकालें, इसके बाद उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो क्या है, ये हमारा एक विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसका ही उदाहरण क्या है दोस्तों, इसका उदाहरण है लोहा लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सारे इसके उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला है भंडार। इसके बारे में जानते हैं हम। भंडार हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह समस्त पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब होता है बाबू तकनीक के अभाव से वो हमारी पहुंच से क्या है, बाहर है, वो भंडार में सम्मिलित की जाती है। कहने का मतलब समझो, वो सारे संसाधन क्या बाबू, वो सारे संसाधन ऐसे संसाधन जिसका इस्तेमाल हम केवल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उसका इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या बाबू, हमारे इस्तेमाल करने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन सारे संसाधनों को हम किस में डाल देते हैं, भंडार संसाधनों में डाल देते हैं। अगला जो संसाधन है वो है संचित कोष। भंडार का वह हिस्सा जिसे तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन इसका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है, जैसे वन, बांध, जल आदि, ठीक है। कहने का मतलब समझो, संचित कोष का मतलब क्या होता है, भंडार, जो ये भंडार है इसके अंदर वो सारे संसाधन क्या बाबू, वो सारे संसाधन भंडार के अंदर, वो संसाधन, मान लो कि भंडार के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारे संसाधन है, ठीक है। इसका ये जो कुछ पार्ट है जिसको हमारे पास पता है कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमारे पास इसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी है, क्या है, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इसने बताया बांध मतलब आप बांधों से क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वन, इसके बाद क्या बाबू, इसके बाद है जल। क्या, जल, आपको पता है जलों से भी बिजली बनाई जा सकती है। आप जल जो होता है ना बाबू, ऐसे ऐसे करके ना जब जल बहता है तो इस तरीके से है, जब नदियों में जल क्या होता है, अपना जो एक वेव है वो इस तरीके से बनाता रहता है, तो आप इस वेव का इस्तेमाल करके भी क्या बिजली बना सकते हो, बट क्या अभी सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर रही है और हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगला चीज़ देखो,
मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्न समस्या पैदा हुई है। कहने का मतलब समझो, यहाँ पर ये चीज़ है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से हमें कौन कौन सी समस्या देखने को मिल रही है, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, कौन कौन सी समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है बाबू, पहला ये है कि संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, संसाधनों का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब संसाधनों का क्या हो रहा है, दुष्ट प्रयोग हो रहा है वो, और जो इसका जो है अंधाधुंध क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसका ह्रास हो रहा है, इसका दुष्ट प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ लोग के हाथों में संसाधन आ गए हैं, कुछ को नहीं मिले, इससे समाज में गरीबी बढ़ रही है। कहने का मतलब समझो, इससे समाज में क्या हुआ, गरीबी और अमीरी के बीच का जो खाई है बाबू वो बढ़ने लगा। कहने का मतलब समझो, मान लो कि आपने भी पढ़ा होगा कि या फिर आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी एक निजी कंपनी को एक बहुत बड़ी क्या है, एक खेत या फिर ये क्या है, ये जो है वन है, वन को क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब वन को जब ये गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कंपनी को दे दिया, अब वो क्या है, इसका इस्तेमाल वो अपने हिसाब से करेगी। क्या हम आम जनता इसका इस्तेमाल कर सकती है, तो आंसर है कभी नहीं कर सकती। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि जब जो संसाधन है, क्या बाबू, संसाधन है, ये अमीर और गरीब के बीच का खाई उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, उत्पन्न कर रहा है। क्यों उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि संसाधनों का कुछ लोग ही हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। माइनिंग करने के लिए, माइनिंग आप समझते हो, ठीक है, माइनिंग में क्या होता है बाबू, जिसे हम कहते हैं खनन। खनन करने में क्या होता है, खनन करने में जो सरकार होती है वो किसी निजी कंपनी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, या फिर कोई निजी कंपनी सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, और वो एक इस क्षेत्र में क्या करेगी, खुद खनन करेगी, इसी में से क्या निकालेगी, जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी चीज़ उसको निकालेगी और उसका इस्तेमाल और उसको एक बड़े दामों में क्या करेगी, बेचेगी। ठीक है, तो इससे इस कंपनी का तो बड़ा फ़ायदा होगा, बट क्या ये ही संसाधन आम जनता को मिल पा रहे हैं, तो आंसर है आम जनता को ये संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे है संसाधनों के शोषण से ओजोन छिद्र और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रदूषण बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की जो छिद्र है, ओजोन परत में क्या है, ओजोन परत देखो, पृथ्वी के चारों ओर क्या है बाबू, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है बाबू, O3। ये जो ओजोन होता है ना, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को भारत पे आने में या फिर विश्व में जो पृथ्वी है उस पर आने में रोकती है। क्या, सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों को क्या करती है बाबू, ये हानिकारक किरणों को ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। और अगर ये यूवी रेज जो क्या नाम है, सूर्य से आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, यूवी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं। अगर ये पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, और क्या होगा, ये पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो स्किन कैंसर हो जाएगा। इसके बाद जो एक हीट है वो बड़ी तेज़ी से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, अगर ओजोन परत नहीं रहा तो ये चीज़ होगी, हरियाली भी नष्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला चीज़ क्या है, अगला चीज़ है बाबू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बाबू, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है जब पृथ्वी का तापमान, क्या बाबू, पृथ्वी का तापमान मान लो अभी 1 डिग्री है, और पृथ्वी का तापमान आने वाले कुछ सालों में, क्या बाबू, आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा क्या हो रही है, जो हमारी वायु है उसके अंदर ज़्यादा हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये क्या कर रहा है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बाबू, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, इससे बर्फ़ पिघल रहे हैं, और आने वाले समय में सुनामी का खतरा बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भी संसाधनों का शोषण से हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है, अब मान लो पेट्रोलियम जलाते हो, तो पेट्रोलियम जलाते हो, कोयला जलाते हो, तो इससे होता क्या बाबू, इससे CO2 की मात्रा जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है। अगला आ जाओ, सतत पोषणीय विकास। क्या है बाबू, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास प्रक्रिया में की हानि न पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की अवहेलना ना करती हो। कहने का मतलब समझो बाबू, कहने का मतलब ये है कि हम सतत, इसका पहले अर्थ समझ लो, सतत पोषणीय विकास यानी कि कंटिन्यूअस विकास। हमें ऐसा विकास करना है जिस पर, क्या बाबू, हमें ऐसा विकास करना है जिस पर
हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों का ह्रास या फिर उनके लिए संसाधनों की कमी ना हो। जैसे कि मतलब समझो, मान लो कि ये क्या है, अभी कोयला है, अगर हम इस कोयला का भी पूरा इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या ये हमारी आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल कर पाएगी? तो आंसर है कि नहीं कर पाएगी। तो हमें इस कोयला का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है हमें इस कोयला का कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये कोयला क्या हो जाए बाबू, बन के बचा रह जाए। ठीक है, समझ में आया ये क्या है सतत पोषणीय विकास, कि हमें अपना विकास तो करना है बट आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उनकी भी जो विकास है उसको लेकर सोचना है और हमें संसाधनों का संरक्षण करते हुए चलना है। ठीक है, अब आ जाओ बाबू, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम कहते हैं रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहते हैं बाबू? रियो डी जेनरो। इसे या कहीं कहीं पे लिखा जाता है रियो डी जेनरो सम्मेलन, कहीं पे लिखता है पृथ्वी सम्मेलन। दोनों का जो नाम है क्या बाबू, रियो डी जेनरो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, ये दोनों का नाम सेम ही है, आप इससे कन्फ्यूज़ मत होना। चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील, जो कि अभी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुए थे दोस्तों, एकत्र हुए थे। इसके अंदर बाबू देखो 100 से ज़्यादा क्या थे, देश थे और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल थे। क्या थे बाबू? अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल थे। और इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर हमारी जो है पृथ्वी को बचाने के लिए कई सारे फैसले लिए गए और इस सम्मेलन को हम भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति हुई। इस सम्मेलन में क्या हुई बाबू, भूमंडलीय सिद्धांत पर सहमति हुई। 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। एजेंडा 21 के बारे में अभी हम नीचे पढ़ते हैं कि एजेंडा 21 है क्या। ठीक है, एजेंडा 21 जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सम्मेलन ब्राज़ील रियो डी जेनेरो में सम्मिलित हुए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरने वाले पर्यावरण खतरे को रोकने एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने का जिम्मा था। कहने का मतलब समझो बाबू, इस सम्मेलन को हुआ क्यों, ये जो रियो डी जेनेरो है इस सम्मेलन हुआ क्यों? इस सम्मेलन ये हुआ क्योंकि जो पृथ्वी है, क्या बाबू, पृथ्वी है, वहाँ पर जो पर्यावरण है उसका बहुत बड़े लेवल पर ह्रास हो रहा था। इस ह्रास को ख़त्म करने के लिए ये सम्मेलन किया गया। और सामाजिक आर्थिक न्याय मतलब बाबू, गरीबी और अमीरों के बीच में जो खाई थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसको कम करने के लिए यहाँ की सरकारों ने क्या किया, मिलकर काम करने का फैसला लिया और इसके बारे में जो है कई सारे एजेंडा को तैनात किया। ठीक है, अब आ जाओ इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कि जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ या फिर हम कहें एजेंडा 21 हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? जो एजेंडा 21 है इसका मुख्य उद्देश्य है समान हित समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित उद्देश्य के अनुसार विश्व सहयोग के साथ पर्यावरण क्षति, निर्धनता एवं गरीबी को निपटारा किया जाए। कहने का मतलब समझो बाबू, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य हमें इसमें बताया गया वो क्या है, वो है हमारे पास क्या है, समान हित है, यानी कि पर्यावरण के लिए हम सब क्या है बाबू, समान है। अगर पर्यावरण नष्ट होता है तो केवल मेरे लिए एक हानि नहीं होगी, हम सब के लिए हानि होगी। इसीलिए क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सबकी क्या है, जिम्मेदारी वहाँ पर सौंपी गई। इसीलिए कहा गया समान हित, परंपरागत आवश्यकताओं, ठीक है, और जिम्मेदारी के अनुसार, मतलब कि अभी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से देशों की कैसी कैसी जिम्मेदारी थी। ठीक है, विश्व में क्या बाबू, पर्यावरण क्षति का मतलब मान लो कि पेड़ों की कटाई। ठीक है, पर्यावरण क्षति में क्या क्या आता है, पेड़ों की कटाई, कोयला का जो है बड़ी तेज़ी से खपत होना, संसाधन का ह्रास होना, जनसंख्या वृद्धि होना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है पर्यावरण क्षति इन सब पहुंचाते हैं। इसके बाद आ जाओ CO2 का निर्माण करना, मतलब कि CO2 का क्या होना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके अंदर CO2 का बढ़ना, ये सब क्या है, ये सब जो है पर्यावरण क्षति को बढ़ावा देता है। इसके बाद आ जाओ निर्धनता का मतलब क्या है, देखो बाबू, निर्धन जब लोग निर्धन होते हैं ना, जब गरीब होते हैं तो वो क्या करते हैं बाबू, वो जो है ना जंगलों में जाते हैं और लकड़ियाँ काटते हैं। लकड़ियाँ क्यों काटते हैं? ताकि वो लकड़ियों को बेचकर उसका व्यापार कर सके। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने कहा कि निर्धनता यानी कि गरीबी को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि जब गरीबी ख़त्म किया जाएगा तो लकड़ी को क्या बचत बहुत बड़े लेवल पर किया जा सकता है। बीमारियों से निपटना, क्या बाबू, बीमारियों से निपटना, बीमारियों से क्यों निपटना, ताकि जो पीढ़ी है वो अपना विकास कर सके। अब है संसाधन नियोजन, अगला टॉपिक क्या बाबू, संसाधन नियोजन। देखो बाबू, संसाधन का मतलब हमने समझ में आ गया, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है बाबू, प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। हम अगर अपने हिसाब से इसका मतलब समझे तो जब हम संसाधनों को प्लानिंग करके इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है,
संसाधन नियोजन से तात्पर्य संसाधनों का न्याय संगत वितरण एवं विवेकपूर्ण उपयोग से है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति को संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सर्वमान्य मतलब कहने का मतलब समझो, जब हम संसाधनों का इस्तेमाल दिमाग से, विवेकपूर्ण मतलब होता है दिमाग का इस्तेमाल कर कर, और न्याय संगत मतलब कि हम ये नहीं है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा संसाधन दे रहे हैं और व्यक्तियों को कोई संसाधन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं ताकि सबका विकास हो सके। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं संसाधन नियोजन। क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन नियोजन, ठीक है। अब इसके बाद आता है संसाधन नियोजन के सोपान। सोपान का मतलब होता है बाबू चरण कौन कौन से, क्या चरण कौन कौन से हैं? संसाधन विकास योजनांत मत कहने का मतलब संसाधन का जो विकास होगा उसका आपको योजना बनानी है। सभी के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। कहने का मतलब समझो, संसाधन विकास का क्या बनाना? योजनांत मतलब योजना बनाना। इसके लिए क्या है, मान लो कि अमेरिका जैसे देशों के पास बहुत सारे ऐसे देश है जो विकसित देश है, उनके पास संसाधनों को निकालने के लिए प्रौद्योगिकी है, टेक्निक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो विश्व के अन्य देशों को ये तकनीक दे सकते हैं ताकि उनका भी विकास हो सके, ठीक है। समझ में आ गया क्या है? कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? इसके बाद है संसाधन विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि हमें संसाधनों का क्या, हम संसाधनों का राष्ट्रीय विकास से जोड़कर चले, यानी कि हमें संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे क्या हो सके, राष्ट्रों का विकास हो सके। क्या हो सके बच्चों? राष्ट्रों का विकास हो सके। तो यही चीज़ इसके सोपान है, ठीक है। अगला देखो, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, यानी कि हमें संसाधन नियोजन मतलब कि हमें संसाधनों को प्लानिंग तरीके से इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद सोचो क्यों ज़रूरत पड़ती होगी? ताकि हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम उसको बचा सकें, उसको बर्बाद होने से बर्बाद होने से बचा सकें, ठीक है। और तो और हम क्या कर सकें दोस्तों, और उसको जो है हम अपने भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी हम उसको क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें संसाधन नियोजन की आवश्यकता। अधिकांश संसाधनों की पूर्ति सीमित है। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित है। कुछ मान लो कि संसाधन एक जगह रखे हुए हैं और वो क्या है, वो जो है लिमिटेड है, इतने ही क्षेत्र में रखे हुए हैं, और हमें यही संसाधन क्या है, यही संसाधन हमें कई वर्षों तक चलाना है। इसीलिए हमें जब पता है कि हमारे पास कोई चीज़ कम है तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसका इस्तेमाल क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से करेंगे कि हमारा इसका इस्तेमाल करे और आने वाली पीढ़ियों को भी ये चीज़ मिलती रहे। समझ में आ गया? संसाधन क्या है, हमारे पास सीमित है, इसीलिए हमें इसका नियोजन यानी कि प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण मान लो कि आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है मेरा एग्ज़ाम 1 साल में होगा और मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके पास 1 ही साल टाइम है, तो आप क्या करोगे, आप प्लानिंग बनाओगे कि इस 2 महीने में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इस 2 महीने में हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, और इस 2 महीने में हमें इन सब चैप्टर को कंप्लीट करना है। और इन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, यहाँ तक हमारे पास हमारा जो है आधा सिलेबस कंप्लीट या आधे से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से इनको भी प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है संसाधन की बर्बादी से रोका जा सके। कहने का मतलब समझो बाबू, कहने का मतलब ये है कि अगर हम संसाधन का नियोजन नहीं करेंगे, हम संसाधनों का इस्तेमाल करने का प्लानिंग नहीं करेंगे, तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इन संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण जो है उससे मुक्त करने के लिए, कहने का मतलब कि अगर हम संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्या बाबू, अगर मान लो कि हम पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कोयला का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, तो होगा ये बाबू कि जो CO2 है, क्या CO2 एम्बिशन, ये बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या होगा, जो हमारा ओजोन परत है उसका क्षय होगा। अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद करो, ठीक है। और इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद जो है बच्चे बर्फ़ पिघल सकती है, क्योंकि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, सुनामी आएगी। तो समझ रहे हो कितना सारा नुकसान होगा। तो इन सब से हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बाबू, इन सब से बचने के लिए हमें, जो प्रदूषण है इन सब से बचने के लिए हमें नियोजन की ज़रूरत पड़ती है। वर्तमान के सभी को संसाधन प्राप्त हो। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन सिमट कर रह जाए, कि अमीर लोग संसाधन को अपने हाथ में ले ले और गरीबों लोगों को ठेंगा भी ना मिले। इसीलिए संसाधन नियोजन की ज़रूरत है ताकि सभी को क्या मिल सके बच्चों, संसाधन मिल सके। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। कहने का मतलब जल संसाधन अरुणाचल प्रदेश में क्या है बाबू, बहुत बड़ी मात्रा में है। क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में है। इसके बाद संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बाबू बचाव करना। क्या होता है, बचाव करना। क्या होता है संरक्षण का मतलब, बचाव करना। क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। अब यही संसाधनों का आप बचाव कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो, संसाधनों को कैसे बचा सकते हो।
और पहले आप अपने थोड़ा वीडियो रोको, सोचो, और सोचने के बाद क्या, आप सोचने के बाद आंसर दो। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, यानी कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आ रहा है, तो आप क्या करो, आप जो है हमें लाइक दे दो, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्लास 10th हो गया, ठीक है, इसके जो सारे सिलेबस है, ठीक, उन सब को हम अपने इस चैनल पे जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप हमें लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जितनी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए और आप जो है हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो क्या है, एक मिनट में थोड़ा ऊपर चला गया। संसाधन संरक्षण क्या है बच्चों, संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब मैंने आपको बताया क्या था, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। क्या होता है, बचाव करना। पृथ्वी की सतह पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए या फिर उपलब्ध है। क्या है, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमें क्या है, इसकी संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब समझो बाबू, कहने का मतलब है हमारे पास संसाधन कम है और इसीलिए हमें क्या है, इसकी संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। क्या है, संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। संसाधन के अति उपयोग के कारण सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब समझो बाबू, अगर हम संसाधन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, तो इससे क्या हो रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इसी हम कह रहे हैं सामाजिक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती जा रही है, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन क्या बाबू सिमट कर रह गए हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, इनके पास संसाधन का पूरा मात्रा, जो संसाधन का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे जीवन मिट्टी, जल, भूमि, वायु और खनिज आदि पर निर्भर है, अतः अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रगति के लिए इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। कहने का मतलब समझो कि अगर मिट्टी प्रदूषित हो गई, क्योंकि आपको पता है अगर मिट्टी में अगर हम क्या नाम है, ये प्लास्टिक जो हो गया वो मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप उर्वरकों का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा फसल पैदावार करने के लिए, तो मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो ख़त्म हो जाती है। जल प्रदूषण, आपको पता ही है जल प्रदूषण कितनी बड़ी मात्रा में है। तो आप गंगा के बारे में आपने सुना होगा कि गंगा के पानी पीने लायक नहीं है। भूमि के बारे में आपको पता है कि भूमि क्या है, भूमि भी अपक्षय हो रहा है। वायु प्रदूषण, जिसमें आपको पता है कि जब वायु में विषैले गैस कितने हैं, CO2 जैसे हो गया, मीथेन हो गया। इसके बाद खनिज संसाधन, वन का मतलब बड़ी तेज़ी से वन कटाई की जा रही है। इन सब पे हमारा जीवन क्या है दोस्तों, निर्भर है। अगर हम इन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए तो हमारा ज़िंदगी भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए क्या है, संरक्षण की ज़रूरत है। क्या जो अब संरक्षण की ज़रूरत है, इसके अंदर आप और पॉइंट भी नोट कर लो, मैं आपको वर्बली बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। अब ये एक पॉइंट क्या है, एक है संसाधन संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। क्या बाबू, आप संसाधन को संरक्षण करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, आप पॉइंट बनाकर लिख लो। तो पहले आप लिखोगे पेड़ों को लगाना। आप पेड़ों को लगाओगे तो क्या होगा, संसाधन संरक्षण होगा, क्योंकि पेड़ जो होता है ना बच्चों, मिट्टी की जो मिट्टी होता है, मिट्टी को बहने से बचाता है, ठीक है। इस और मृदा अपरदन जिसे हम कहते हैं उससे रोकता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम जो है पेट्रोलियम का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा जो पानी है, पानी को हम नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर कहीं पर टोटी खुला है तो हम टोटी बंद कर सकते हैं, ताकि पानी क्या हो, गिरे ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो बताओ, संसाधन संरक्षण के लिए देखो बाबू, अगर आप पेट्रोलियम, यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हो ट्रैफिक में हो, तो आप क्या ट्रैफिक लाइट बंद कर सकते हो, सॉरी गाड़ी बंद कर सकते हो रेड बत्ती पर, ताकि क्या हो, पेट्रोलियम बचाया जा सके। तो ये सब क्या संसाधन संरक्षण के उपाय हैं। क्या है बच्चों, संसाधन संरक्षण के उपाय हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, गांधी जी ने जो संरक्षण के लिए, यानी कि संसाधन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, और गांधी जी के हम क्या करते हैं, विचार पढ़ते हैं। गांधी जी ने बाबू देखो, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर निम्नलिखित शब्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। हमारे पास व्यक्ति के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। क्या है बाबू, मतलब कि हमें जो पूरे विश्व में व्यक्ति हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। क्या बाबू, यानी कि अगर कोई अमीर व्यक्ति वो लालच करे कि संसाधन का इस्तेमाल वो खुद करे, संसाधन का इस्तेमाल पे वो एक अधिकार चाहे, तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। हमारे पास पेट भरने के लिए है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। कहने का मतलब जो हमारे पास संसाधन है बाबू वो क्या है, सीमित है। क्या है, संसाधन सीमित है। इसीलिए कहा गया कि हमारे पास पेट भरने लायक तो संसाधन है, मगर पेटी का मतलब होता है पैसों, जो संसाधन का इस्तेमाल हम पैसों के लिए करें उस लायक हमारे पास संसाधन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें संसाधन को एकदम सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि संसाधन क्या है बाबू, थोड़े हमारे पास कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है बाबू, वो है भूमि संसाधन। क्या होता है, भू संसाधन।
भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार भूमि पर ही आधारित। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। कहने का मतलब समझो, भूमि संसाधन क्या है बाबू? भूमि संसाधन का मतलब पृथ्वी पे जो ऊपरी सतह है, ये क्या भूमि कहलाती है। ठीक है बाबू। तो भूमि संसाधन ये एक प्राकृतिक संसाधन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर हम व्यापार करते हैं, घर बनाते हैं, यहीं पर जो है मनुष्य जीवित यानी कि सांस लेते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वनस्पति रहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण है, पहाड़ है, बहुत सारी चीज़ें भूमि पर ही क्या है बच्चों, है। बट ये भूमि क्या है बाबू? लिमिटेड है। आपको ये पता है भूमि क्या है? लिमिटेड है। ये मान लो ये पृथ्वी है, क्या बाबू? पृथ्वी है। इतने ही क्षेत्र में क्या है बाबू? पृथ्वी है, आप समझ लो। आपको पता ना पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है यानी कि इसके हम इतने ही क्षेत्र पे हम रह सकते हैं, गोलाई वाले क्षेत्र पर। समझ में आया बच्चों आपको? कहाँ रह सकते हैं? इस गोलाई वाले क्षेत्र पर रह सकते हैं। मगर अगर हम इसका इस्तेमाल जो है, मान लो कि हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करें, तो यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर हम जो है इस संसाधन का हम क्या करेंगे? दुरुपयोग करेंगे। क्या करेंगे बाबू? दुरुपयोग करेंगे। अगर हम इस संसाधन का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होगा बाबू? इससे इस संसाधन की मात्रा में कमी आ जाएगी। यहाँ ये इसी में ही आपको फसल उगाना है, यहीं पर ही आपको क्या करना है? रहना है, सब कुछ करना है। तो उदाहरण मान लो कि आपका घर है, आपका घर 25 गज का घर होता है, या फिर मान लो आपके 100 गज का घर है, जितना गज का घर है, आप उसी के अंदर रहकर ही बाबू सब काम करोगे ना, अपना किचन बनाओगे, घर बनाओगे, सब कुछ करोगे। तो हमें भी ये समझ लो, ये एक हमारा छोटा सा घर है। क्या है? पृथ्वी हमारा ये एक छोटा सा घर है। इस पृथ्वी के अंदर ही हमें क्या करना है? सब कुछ बनाने हैं। और इसीलिए हमें क्या करना है? इसका एक विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है। क्या करना है बच्चों? विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि पृथ्वी में जो वन है, उसका वन मतलब कि पेड़ पौधे हैं, इसको भी बचाया जा सके। प्राकृतिक वनस्पति जो है, उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद जो हमारी काम है, आर्थिक क्रियाएँ हैं, हमारा घर है, भवन है, इसका भी कोई नुकसान ना पहुँचे। जो हमारा परिवहन है, यानी कि संचार, परिवहन का मतलब होता है बाबू गाड़ी चलने के लिए सड़क है, इन सब का भी क्या सड़क भी बनाया जा सके। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो हमारे संसाधन है, संसाधनों का भी ह्रास ना हो। तो हमें क्या करना है? इन सारी चीज़ों को बनाना है, बहुत सावधानी से बनाना है और योजनाबद्ध तरीके से क्या करना है बच्चों? बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ। भूमि संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। उद्देश्य मतलब होता है बाबू भूमि का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, वही चीज़। पहला हो गया वन। वन मतलब हम पेड़ पौधे लगाने के लिए भूमि का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों के लिए जो। इसके बाद कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, यानी कि समझो ऐसी भूमि, क्या बाबू? ऐसी भूमि जो कृषि लायक नहीं है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रतिभूमि भी उसे हम कहते हैं। प्रतिभूमि का मतलब समझो, प्रतिभूमि वो भूमि होती है बाबू, जहाँ पर एक वर्ष से कम समय तक कमे समय से खेती ना की जा रही हो। मतलब कहने का मतलब कि 1 वर्ष होने वाले हो और वहाँ पर अब तक खेती नहीं की गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू? प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। इसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब समझो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो है होता है बाबू, मान लो कि आपके पास ये ज़मीन है, ठीक है? ये ज़मीन है, यहाँ पर क्या किया आपने? इसमें क्या किया? एक बार फसल बोया, और इसमें भी क्या किया? एक बार फसल बोया। और ये आपका कितना है? ये टोटल जो एरिया है, क्या बाबू? ये टोटल एरिया आपका क्या है? ये टोटल जो एरिया है आपके पास, ये है आपके पास 10 गज। कितना है बाबू? छोटा हम आंकड़ा लेते हैं, कितना है? 10 गज है। क्या है ये? 10 गज है। तो आपने क्या किया? एक साल में यहाँ पर 2 बार फसल उगाई। कितनी बार उगाई फसल? 2 बार। तो आप ये देखोगे 10 गज और 10 गज, ठीक है? तो यानी कि आपने कितना टोटल आपने शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 10 गज और 10 गज, यानी कि कितना है आपके पास? 20 गज आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। समझ में आ गया आपको? निबल या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? इसके बाद भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग प्रारूप का मतलब समझो, भूमि उपयोग से तात्पर्य भूमि का, भू उपयोग प्रारूप से तात्पर्य भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग की रूपरेखा है, जैसा कृषि, पशुचारण, खनन, सड़क, रेलवे। कहने का मतलब समझो, मैंने आपको बताया था भूमि संसाधन है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? तो भूमि का जो भूमि संसाधन है, उसका हम इस्तेमाल किस दृष्टि से कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा यानी कि उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ही क्या कहलाता है? हमारा भूमि उपयोग प्रारूप कहलाता है। जैसे कि भूमि का इस्तेमाल हम कृषि के लिए करेंगे, पशुचारण के लिए करेंगे, खनन के लिए करेंगे, सड़क बनाने के लिए करेंगे, रेलवे के लिए करेंगे, भवन यानी कि घर बनाने के लिए करेंगे। हम किसके लिए करेंगे? उसका उद्देश्य हम पहले ही तैयार कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद आगे क्या है बाबू? आगे है भारत में भू उपयोग को निर्धारण करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम ये चीज़ तय करते हैं कि हम इस ज़मीन का इस्तेमाल किस लिए करेंगे? पहला है भू आकृति। आकृति का मतलब बाबू समझो, ऊपरी मृदा के परत वाली चट्टानी भूमि, तीव्र ढाल वाली भूमि, दलदली भूमि आदि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब समझो बाबू, हम क्या करें? अगर हमें मान लो कि हमें ये देखना है हम भूमि का इस्तेमाल यानी कि
किस उद्देश्य से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे कि वहाँ पर भूमि की आकृति कैसी है। मान लो कि अगर ढाल वाली ज़मीन है, इस तरीके से कुछ पहाड़ों वाली ज़मीन है, तो यहाँ पर हम घर तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम खेती भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसके हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ होगा, हम मान लो कि यहाँ पर छोटा सा कुटिया बनाना हो तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर कुटिया बनाना है, ठीक है। तो हम क्या भूमि की आकृति के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। इसके बाद बाबू जलवायु, भारत में कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पर जो फसल है वो क्या है बाबू, फसल अच्छी उगती है। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब मान लो कि अभी ठंडी का सीज़न है, ठीक है, ठंडी का सीज़न है और आपको ही पता है कि जो ठंडी का सीज़न होगा तो हम इसी हिसाब से इस सीज़न का, इस जलवायु के इस्तेमाल के देख कर कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाएगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर हम किस फसल को उगाएंगे, ये किस चीज़ पे, जलवायु पे डिपेंड करती है। मान लो बरसात का सीज़न है तो हम क्या उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, सॉरी धान उगाएंगे, धान मतलब चावल उगाएंगे, ठीक है। मृदा के प्रकार, अब ये क्या है बाबू, मृदा के प्रकार, मृदा मतलब समझते हो, इस एक चीज़ समझो बाबू, ये जो मृदा के प्रकार है ना, ये अभी नीचे आएगा। उससे पहले आप देखो मानवीय कारण क्या है बाबू, मानवीय कारण जैसे कि जनसंख्या का घनत्व क्या है, तकनीकी क्षमता क्या है, सांस्कृतिक एवं परंपरा आदि क्षमताएं क्या है आपके पास, ठीक है। इसके हिसाब से भी भूमि का निर्धारण होता है। कहने का मतलब समझो मानवीय कारण का मतलब कि मान लो कि आपने ये ज़मीन खरीदी, आप चाहते हो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर घर बनाना चाहते हो, तो ये क्या है, मानवीय कारण है ना, कि आप अपनी आवश्यकताओं को देखकर। इसके बाद जनसंख्या का वहाँ पर घनत्व क्या है, घनत्व का मतलब जहाँ पर अधिक घनत्व वाला क्षेत्र होगा बच्चे, क्या, जहाँ पर अधिक घनत्व वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या होगा बाबू, वहाँ पर कृषि अच्छी होगी। तकनीक अगर आपके पास अच्छी है तो आप वहाँ पर रोपण कृषि कर सकते हो, ठीक है। रोपण कृषि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में क्या एक ही तरीके की फसल उगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। अब आता है बाबू भूमि निम्नीकरण। पहले आप ये भूमि निम्नीकरण जो होता है इसको आप समझो। अब देखो बाबू, मानवीय क्रियाकलापों के कारण, क्या, मानवीय मतलब कि जो हमारे द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, भूमि की गुणवत्ता, मतलब कि गुणवत्ता का मतलब क्या है बाबू, गुणवत्ता का मतलब है उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर कमी आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिसको हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। कहने का मतलब समझो बाबू, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो रही है बाबू, कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है बाबू, कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र जो है हम बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है प्रति भूमि जो है उसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम घर बना दे रहे हैं, फैक्ट्री खनन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो रही है बाबू, खत्म हो रही है। उसकी गुणवत्ता में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। आगे देखो, भूमि का महत्व, भूमि क्या है बाबू, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस संसाधन का उपयोग हमारे पूर्वजों प्राचीन काल से करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी का उपयोग करेगी। देखो बाबू, एक शब्द कहा जाता है ये पृथ्वी को लेकर। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमें विरासत में मिली है। किस में मिली है बाबू, विरासत में। विरासत क्या होता है, आप ये समझो, विरासत वो होता है जो हमें अपने माता पिता, अपने दादा दादी से फ्री फंड की जो भी चीज़ मिलती है, जिसे कहते हैं कि ज़मीन। आपको पता होगा, आपकी दादा दादी के पास ज़मीन होगी, वो जब मर जाते हैं तो उनकी ज़मीन किसको मिल जाती है, आपके पापा को मिल जाती है ना। तो जो ये जो ज़मीन है आपके पापा को मिली, आपकी मम्मी को मिली, इसे हम क्या कहते हैं, विरासत की ज़मीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विरासत की ज़मीन। तो वही पृथ्वी क्या है, हमें विरासत में मिली है, और मतलब कि फ्री फांड में मिली है। और पृथ्वी को भी हमें क्या, आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करके जाना है, विरासत में छोड़ कर जाना है। ये नहीं है कि हम पृथ्वी का इतना इस्तेमाल कर ले कि पृथ्वी क्या हो जाए, पृथ्वी का पूरी उपजाऊ क्षमता जो हम ख़त्म कर दें, पृथ्वी पे जो संसाधन है उसका ह्रास कर दें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये किस चीज़ की बात की जा रही है। इसके बाद भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को हल करने के उपाय। देखो बाबू, पहली चीज़ आप ये समझो, भूमि निम्नीकरण होता कैसे है। भूमि निम्नीकरण होता कैसे है, आप ये चीज़ समझ लोगे तो आपको और अच्छी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। भूमि निम्नीकरण क्या बाबू, भूमि निम्नीकरण होने के कारण ये है बच्चे कि पहली चीज़ तो ये कि जब हम क्या, खनिजों यानी कि फर्टिलाइज़र का जब बड़े लेवल पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद क्या है, सेकंड चीज़ क्या है बाबू, सेकंड चीज़ ये है कि जब आप क्या बच्चे, जब आप, एक मिनट, आपने देखा होगा कि जब
बड़े बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ आती है, क्या आती है बाबू, बाढ़ आती है, तो क्या होता है वहाँ से है ना भूमि की जो मृदा होती है, ऊपर की परत होती है, वो बाढ़ के साथ ही बहने लग जाती है, क्या करने लगती है बाबू, बहने लग जाती है। तो ये भी क्या है, भूमि निम्नीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। और तीसरा कारण क्या है बाबू, तीसरा कारण है हवाओं, देखते हो आप जब हवाएं तेज तेज चलती है, ऐसे धुंध धुंध करके चलती है हवाएं, तो क्या होता है बाबू, उसके अंदर बहुत सारे जो आप देखोगे धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो क्या करती है, वो जो है हवाएं क्या करती है, यहाँ से बहुत सारे कण उठाएगी और यहाँ पर लाके क्या कर देगी बाबू, पटक देगी, क्या कर देगी, यहाँ पर लाकर पटक देगी। समझ में आया। तो भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, आगे देखो बाबू, आगे ये है भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने के उपाय। यानी कि आप भूमि निम्नीकरण जो हो रहा है, जो भूमि का निम्नीकरण मतलब जो भूमि आप देख रहे हो कि भूमि निम्नीकरण 3 कारणों से मैंने देखा अभी कौन-कौन से कारण है। पहला कारण है उपजा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, जिससे उपजाऊ क्षमता कम होती है। दूसरा कारण है जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है बाबू, वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाता है। और तीसरा कारण हमने पढ़ा कि हवाएँ भी बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। भूमि निम्नीकरण के महत्वपूर्ण कारण हैं। इन समस्याओं से आप निपट कैसे सकते हो, आप वन रोपण कर सकते हो, यानी कि आप क्या लगा सकते हो, वृक्ष लगा सकते हो। वृक्ष लगा सकते हो जो कि क्या करेगी, जो कि पृथ्वी की रक्षा करेगी। क्या करेगी बाबू, पृथ्वी की रक्षा करेगी। कहने का मतलब समझो, वृक्ष पृथ्वी की रक्षा कैसे करती है बाबू। आपको पता है कि वृक्ष वृक्ष के नीचे क्या होता है, बहुत जड़ होते हैं। ये क्या करती है, ये जो है ना मिट्टी को पकड़ लेती है। क्या कर लेती है बाबू, मिट्टी को पकड़ लेती है। अगर आपको याद होगा, अगर आपके घर में कोई क्या, अगर आपके घर में कोई पेड़ लगा होगा, आप बगीचे वगीचे में, तो आप देखोगे कि जो पेड़ वाला आता है, आप उनसे जब पेड़ लेते हो तो जो वो पेड़ देता है उसके नीचे एक पन्नी लगी होती है, और उसके पन्नी जो होता है ना, पन्नी को जब वो खोलता है तो उसके अंदर जड़ लगी होती है, और जड़ जो होता है वो मिट्टी को ऐसे पकड़ के बैठा होता है। ठीक है, तो यही क्या करता है, यही जो है वन करता है। वन मतलब जो वृक्ष है, ये अपने साथ क्या होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं वहाँ पर मिट्टी को पकड़कर बैठ जाते हैं। क्या हो जाता है बाबू, मिट्टी को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का जो भूमि का जो निम्नीकरण है, क्योंकि मिट्टी पकड़ रखा है तो जो मिट्टी कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो बाबू, पेड़ों की रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का मतलब समझो, पेड़ों की रक्षक मेखला का क्या है, पेड़ों की रक्षक मेखला का मतलब ये है बच्चों, पेड़ों को क्या है, पेड़ों को जो है ना क्या, पेड़ों को क्या, पेड़ों को एकदम इस तरीके से जो हम खड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं बाबू, पेड़ों को खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो होता है, जो हवाएं चलती हैं, क्या बाबू, जो हवाएं चलती हैं वो क्या होता है, वो इनसे टकरा कर यहीं पे मिट्टी क्या होता है बाबू, बैठ जाता है। समझ में आ गया क्या चीज़ है ये पेड़ों की रक्षक मेखला। इसके बाद अगला देखो, रेतीले टीलों की स्थिरता। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के रेतीले टीलों की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। ये कार्य कांटेदार पौधों को लगाकर किया जा सकता है। कहने का मतलब समझो बाबू, जो रेतीली जगह होती है, क्या होती है बाबू, रेतीली जगह, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, यहाँ पर क्या, रेगिस्तान जैसी जो जगह हो गई, यहाँ पर हम रेत हो गया, इनको उड़ने से कैसे रोके, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बाबू जो कैक्टस नाम का पौधा होता है उसको लगा सकते हैं। क्या, कैक्टस नाम का जो पौधा लगाएंगे तो उसकी भी जड़ होंगी, वो भी क्या कर लेंगी, मिट्टी को पकड़ लेगी। समझ में आ गया आपको। आगे देखो बाबू, आगे है मृदा संसाधन। मृदा एक नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब बाबू मृदा क्या होती है, बनती रहती है। आपको बोलोगे भैया मृदा कैसे बनती है ये बताओ। देखो बाबू, जब नदियों से क्या, नदियों से जब नदी निकलती, पहाड़ों से जब नदी निकलती है तो वो क्या करती है, वो जो है ना बहुत सारे चट्टानों को अपने साथ क्या कर लेती है, काट देती है। और वो चट्टान क्या है, डुगड़ते 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 वो क्या है, थोड़े पत्थर बनते हैं, थोड़े चट्टानी टाइप का थोड़ा रहता है, और धीरे धीरे क्या होती है, हवा हो गया, इसके बाद पानी हो गया, उसको ऐसे ऐसे मारते मारते क्या कर देती है, उसको धीरे धीरे रेत बना देती है। ठीक है, तो इसीलिए रेत क्या होती है, रेत हमेशा बनते रहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि रेत जो होती है, क्या बाबू, जो रेत होती है उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं बाबू, करोड़ों साल तक लग सकते हैं, लाख साल तक लग सकते हैं। इसके बाद देखो बाबू, आगे जो हमारा जो ये है, ये पौधों के विकास का कार्य करती है। क्योंकि आपको पता है मृदा के अंदर क्या होता है, मृदा मतलब जो मृदा के अंदर क्या होता है बाबू, उपजाऊ क्षमता होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भूमि संसाधन की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर क्या उपजाऊ क्षमता होती है, जिसको हम मृदा कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो उपजाऊ जब क्षमता होती है इससे क्या होता है, पेड़ों का विकास होता है और लाखों जीवों का पोषण करती है। कहने का मतलब समझो बाबू, लाखों जीवों का कैसे पोषण करती है, क्योंकि ये क्या करती है, पेड़ पौधों को उगाती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तृत शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और अन्य मुख्य कारण है। कहने का मतलब समझो बाबू, जनक शैल मतलब मृदा के शैल किस चट्टान से निकला, इसके बाद वहाँ की जलवायु कैसी है। इसलिए आपने सुना हो कहीं पे काली मृदा पाई जाती है, कहीं पे लाल तरीके की मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे
लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये किस लिए होता है? वहाँ की जलवायु के कारण होता है। इसके बाद वहाँ पर इसी का जलवायु के कारण वहाँ पर वनस्पति, वहाँ पर कौन से पेड़ उगेंगे वो चीज़ डिसाइड होता है। जैसे कि आप देखोगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, सॉरी जो बर्फीली क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या है, त्रिकोण आकार के पेड़ उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ की जलवायु ही ऐसी है। अब बर्फ़ होगा इसके ऊपर, बर्फ़ क्या होगा, बर्फ़ जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा तो ये क्या है, त्रिकोण आकार का पेड़ है, तो यहाँ से बर्फ़ डगर के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से बर्फ़ डगर के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आपने क्रिसमस ट्री तो देखी होगी, उसी तरीके से क्या होता है, बर्फीले क्षेत्रों पे वैसा पेड़ होता है। ठीक है। इसके बाद मृदा का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है बाबू, मृदा को हम कितने भागों में बांटते हैं। क्या बाबू? मृदा को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो पहली चीज़ जो मृदा के वर्गीकरण में आता है, वीडियो ऐसे लंबी होती जा रही है बट मैं आपको इस पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगा। ये मृदा का वर्गीकरण की बात करें, मृदा का पहला है जलोढ़ मृदा। क्या है बच्चों? जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ बच्चों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक मिनट गलत लिख रहा हूँ। ये है जलोढ़। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई इधर। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें, ये अधिकांश विस्तृत रूप से क्षेत्र, ये बाबू यहाँ पर होगा उत्तरी क्षेत्र के, क्या होगा बाबू? उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये मृदा कैसी होती है? बहुत अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है बाबू? ये मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्क, मृत मृतकों एवं विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब समझो बाबू, जो जलोढ़ मृदा होती है ये बनती कैसे, पहले आपको ये चीज़ समझा दूं, इसके बाद आपको समझ में आएगा। जलोढ़ मृदा जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो बहुत सारी चट्टानों को काटती है। तो चट्टानों को जो काटती है और वो जो रेत बनाती है, वही क्या होती है बाबू? वही जलोढ़ मृदा कहलाती है। ठीक है, समझ में आएगा जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा, ये मृदा जो नदियों से नदी जो निकलती है, नदियों अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, उसी हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की जरूर, जल से याद हो जाएगा, जल और ओढ़। जल ओढ़ मतलब कि ऐसी मृदा जो अपने जल अपने साथ लाती है और क्या, ज़मीन को उड़ा देती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल ओढ़ मृदा। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अंदर रेत, सिल्क और मृतकों मतलब कहने का मतलब बाबू देखो, जो ये मृदाएँ होती है ना, इसके अंदर क्या है, ये चट्टानों से मिलकर बनी होती है और चट्टानों के अंदर है ना बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए ये मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद ये मृदा में पोटाश, फास्फोरस और चूना जो होता है, इसकी मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण ये मृदा क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसके अंदर पेड़ों के सड़े गले क्या होते हैं बाबू? सड़े गले अंश भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? आपको पता है ये बाढ़ के कारण आई है, तो बहुत सारे पेड़ों को क्या किया होगा इसने? अपने अंदर समाहित किया होगा और उसके टुकड़े क्या है इसके अंदर होंगे। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है बाबू? 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़, जिसे हम एक बांगर कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। देखो पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़, देखो बाबू पहले आप नई जलोढ़ समझो, इसके बाद मैं आपको पुरानी जलोढ़ समझाता हूँ। जब नदी अपने साथ बहुत सारा जो रेत है या फिर बहुत सारा जो मिट्टी है उसको लेकर आती है, तो जब ये लाती है तो ये यहाँ से जब आएगी तो बहुत तेज़ी से आएगी, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा धीरे हो जाएगी, फिर यहाँ पर और धीरे हो जाएगी। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपको? तो ये जो चीज़ है, जब ये मिट्टी यहाँ से लेके आई ये नदी, तो यहाँ पर लाएगी, धीरे जब होगी ना तो बाबू ये क्या है, मिट्टी है ना नीचे बैठने लगेगा। क्या करने लगेगा? बैठने लगेगा। और यहाँ पर आते आते मिट्टी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आते आते मिट्टी बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इस मिट्टी जो था इसके अंदर का बैठ जाएगा और यहाँ का जो मिट्टी है इसको क्या, ये धकेल के इधर कर देगा। क्या कर देगा बाबू? धकेल के कहाँ कर देगा? इस तरफ कर देगा थोड़ा और। ठीक है, तो आप देखो बाबू, ये जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है जहाँ पर नदी आई और यहाँ पर जो नई मिट्टी थी वो लाकर क्या कर दिया? बिछा दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? नई जलोढ़ मृदा। क्या कहेंगे बाबू? नई जलोढ़ मृदा, जिसे हम क्या कहेंगे? बाबू? खादर कहेंगे। ये खादर नहीं, इसे हम खादर कहेंगे। इसको हटाओ यहाँ से, ये खादर है। क्या बाबू? खादर। क्या है? खादर। कौन सी मृदा है ये? खादर। इसके बाद ये देखो बच्चे, इस क्षेत्र में कौन सा? ये वाला क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा है। क्या बाबू? पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो इस क्षेत्र में जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बांगर। क्या कहेंगे बच्चों? बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको खादर बांगर क्या होता है? आगे समझो इसको, मैं एक बार आपको वर्बली जो पढ़ के भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, भारत में बृहद मैदान में नवीन जलोढ़, नवीन मतलब नया जलोढ़, अभी मैंने आपको बताया ना नया जलोढ़ कैसा है, नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। मैदान का निचला भाग
जहाँ नदी की बाढ़ का जल पहुँचता है वो मृदा अधिक उपजाऊ होता है तथा मृदा गठन में बारीक कणों वाली होती है। कहने का मतलब ये क्या होता है, बारीक कणों का होता है, बारीक कणों का होता है। समझ में आ गया। इसके बाद बांगर, बांगर के बारे में बात करें, ये भी भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। ये मैदान का ऊंचे ये क्या होता है, मैदान का ऊंचे भाग पे पाया जाता है जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। मतलब मैंने आपको बताया ना, बाढ़ से जो जल मिट्टी आती है नहीं पहुँच पाता है, ये मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। अभी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था बच्चों, कि ये नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी जब आ रही है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बहुत सारा जो नया मृदा दे देगी और यहाँ बाढ़ का पानी ये क्या होगा, सिलो हो जाएगा। और यहाँ के बाद क्या होगा, ये मिट्टी धकेलने लगेगी इस तरफ, और ये जो नया मृदा इस तरफ का जो मृदा है ये क्या कहलाएगा, आपका बांगर कहलाएगा। ये वाला मृदा क्या कहलाएगा, आपका खादर मृदा कहलाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। अब अगली प्रकार की जो मृदा है बच्चों वो है काली मृदा। क्या है, काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा को रेंगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा में जो कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि कपास के लिए क्या होती है बाबू, उपयुक्त होती है। इसी कारण इसमें को कपास या फिर काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब समझ में आ गया बाबू, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि काली जो मृदा है इसको रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक अच्छी होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कपास, काली कपास के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस प्रकार। और ये जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है, पठार जो बाल्टन क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आपका बेसाल्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग, जैसे कि आपका कौन सा महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन हो गया, यहाँ पर ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब मुंबई वाला रीजन, याद कर लो आप। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर ये पाई जाती है। इसके बाद आ जाओ बाबू, काली मृदा निर्माण उत्पन्न बारीक, अच्छा ये क्या है, काली मृदा की विशेषता। कहने का मतलब समझो, देखो काली मृदा की विशेषता क्या होती है, आप हमें अपने हिसाब से भी दिमाग लगाते हैं। काली मृदा की क्या होती है, कपास की खेती अत्यधिक होती है, इसके अंदर कपास अच्छा होता है। दूसरा, इसका रंग क्या होता है, काला होता है। तो आपको दो विशेषता तो ऐसी याद हो गई या नहीं याद हो गई। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसके अंदर कपास बहुत अच्छा होता है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता ये क्या होता है, ये जो है काला कलर का होता है। कैसा होता है बाबू, काला कलर का होता है। कैसा होता है, काला कलर का। ठीक है, तो दो विशेषता आपको याद हो गई ना। चलो, काली मृदा का निर्माण अत्यधिक बारीक मृतिकियों से होता है। कहने का मतलब समझो बाबू, काली मृदा का जो निर्माण होता है, जो इसका बनता है, ये क्या होता है, जो मृतक मृतक जीव जो होते हैं ना, मृतक जीव मतलब जो कहने का मतलब समझो, जो आपने सुना है कभी कोयला, ठीक है, तो जो कोयला होता है काली मृदा में क्या होता है, मिला होता है बाबू, कोयला मिला होता है। और ये कोयला किससे बनता है, आपने जब पढ़ा होगा कोयला का निर्माण कैसे होता है, जब पृथ्वी में ज़मीन की सतह पर, क्या बाबू, ज़मीन की सतह पर एक लंबे समय तक, क्या, एक लंबे समय तक ज़मीन की सतह पर जब बहुत सारी मृदा इकट्ठी हो जाती है और इसके नीचे क्या, इसके नीचे जब पेड़ पौधे दब जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे दब जाते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, यहाँ पर दाब हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है, कोयला बनता है। कोयला किससे बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि ये मृतकों से बनता है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब समझो बाबू, कहने का मतलब ये मृदा जो होती है ना, इसके अंदर पानी अगर आप दोगे, क्या दोगे, पानी दोगे, तो नमी बहुत तेज़ी से क्या कर लेगी, सोख लेगी। क्या कर लेगी, सोख लेगी। और अगर आप इसके अंदर पानी खत्म हो जाएगा तो ये मृदा जो है ना बाबू, ये फटना समझते हो आप, ऐसे जैसे कि ये मृदा का वाला क्षेत्र है तो ये एकदम ऐसे दिखाई देगी, इस तरीके से फटा फटा मृदा दिखाई देगा। आपने देखा भी होगा कई सारे मृदा कैसे दिखाई देते हैं, फटे फटे मृदा दिखाई देते हैं। गीले होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, इसीलिए जब इसको गीला करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चिपचिपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी। मगर अगर आप इसके अंदर पानी ना पहुंचा इसके पास तो ये क्या हो जाएगा, एकदम ये फटा सा दरारें जो होती है वो दिखाई देने लगती है इसके अंदर। ये कपास के लिए क्या होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है। और इस मृदा में अगर गर्मी का जो मौसम होता है, इसके अंदर पानी की मात्रा नहीं पहुंची तो ये क्या हो जाएगा, दरारें इसके अंदर दिखाई देने लगती है। तो आपने अभी जो काली मृदा की विशेषता आपने जान ली। क्या काली मृदा की विशेषता क्या क्या जानी है आपने, कि पहली बात इसके अंदर क्या होता है, मृतकों का अंश मिला होता है, इसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसके बाद इसके अंदर अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो गीला करोगे तो ये क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है। ये कपास के लिए उपयोगी होती है। इसके अंदर अगर गीला नहीं है ये मृदा और गर्मी का मौसम है तो ये क्या होती है, फट जाती है, दरारें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला चीज़ देखो, नर्म व शुष्क मौसमों में, अच्छा ये तो पढ़ लिया। लाल एवं पीली मृदा, अगला कौन सा मृदा है बाबू, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा का निर्माण प्राचीन रखेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। इन मृदाओं का लाल रंग
खेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में क्या बाबू जो इनका लाल रंग किस लिए होता है? आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। कहने का मतलब क्या है बाबू, ये जो मृदा है लाल एवं पीली मृदा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आग्नेय चट्टान कैसे बनते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब कोई लावा जो होता है ना, जो पृथ्वी से निकलता है और वो निकल कर ठंडा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो जो चट्टान बनता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं बाबू? आग्नेय चट्टान। और रूपांतरण चट्टान क्या होता है? रूपांतरण चट्टान जब ये घिस कर दोबारा रेत बन जाता है और कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और इकट्ठा होकर फिर जब ये चट्टान का रूप ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरण चट्टान। समझ में आ गया क्या है ये चीज़? तो जब ये जो चट्टान है ये क्या होती है, ये जो होती है मृदा के अंदर ये रूपांतरण आग्नेय शिला मिल जाते हैं, तो क्या होती है बाबू, जब वो मिल जाते हैं तो हमारा लाल मृदा का निर्माण होता है। और इसी के कारण यहाँ पर इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। कैसा होता है बाबू? लाल कलर का इस मृदा के कारण रंग होता है, ठीक है। और पीला रंग इसमें जलयोग्य के कारण होता है। किसके कारण होता है? जलयोजन। ये जलयोजन का मतलब समझो बाबू, जलयोजन का मतलब होता है जल जब इसके अंदर मिल जाता है तो इसका रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। अगला देखो, लाल व पीला मृदा के क्षेत्र ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के क्षेत्र जो हो गया, इसके बाद दक्षिणी हिस्से में इसको पाया जाता है। इसके बाद है बाबू लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा के बारे में आप समझो। लेटराइट मृदा उच्च तापमान यानी कि जहाँ पर तापमान क्या हो? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। कहाँ पर विकसित होता है बाबू? ये लेटराइट मृदा वहाँ पर विकसित होता है जहाँ पर तापमान क्या हो? अत्यधिक हो, यानी कि तापमान 40 डिग्री, इसके बाद आपका 41 डिग्री हो गया, या फिर आपका 39 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर तापमान इस तरीके से होता है वहाँ पर क्या होता है बाबू? वहाँ पर इस लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। वहाँ पर क्या होता है बाबू? इस लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और वहाँ पर वर्षा भी क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। इस मृदा की विशेषता की अगर हम बात करें, ठीक है, इस मृदा का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। इस मृदा में उपजाऊ क्षमता क्या होती है बाबू? कम होती है। इस मृदा में उमस समझते हो? उमस क्या होता है बाबू? उमस का मतलब होता है बाबू जो नमी जो होती है, नमी की जो मात्रा होती है इस मृदा में क्या होती है? कम पाई जाती है। इस मृदा में चाय, कॉफ़ी, काजू और कपास उगाए जाते हैं। काजू देखो बाबू, काजू की जो फसल होती है ना इस मृदा में, वो सबसे अच्छी उगती है। सबसे अच्छी कौन सी फसल उगती है बाबू इस मृदा में? काजू की फसल। इस मृदा में कृषि करने के लिए खाद्य एवं उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा डालनी पड़ती है। कहने का मतलब समझो बाबू, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मृदा कैसी होती है, कम उपजाऊ मृदा होती है, तो इसके अंदर आपको क्या डालना पड़ता है? इसके अंदर आपको डालना पड़ता है बहुत बड़ी मात्रा में क्या? खाद्य। क्या डालना पड़ता है? खाद्य और उर्वरक, खाद्य उर्वरक, खाद्य उर्वरक, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्या चीज़ डालनी पड़ती है आपको? खाद्य और उर्वरक डालनी पड़ती है, क्योंकि इसकी उपजाऊ क्षमता उतनी नहीं होती है। इसके बाद आ जाओ आपकी मरुस्थलीय मृदा। क्या होती है बाबू? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कैसी होती है बाबू? ये रेतीली, लवणीय मतलब होता है बाबू नमकीन। क्या होता है बाबू? नमकीन होती है। अगर आप एक के मुंह में ये मृदा चली गई धोखे धाकी से, तो आपको कैसा लगेगा? नमकीन सा लगेगा। कैसा लगेगा बाबू? नमकीन सा लगेगा, ठीक है। इस मृदा की विशेषता के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये मृदा कैसी होती है? ये लाल एवं भूरे रंग की होती है, आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा यही क्या है? इसकी विशेषता है। ये मृदा अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ का मतलब यहाँ पर क्या होता है बाबू? कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। इतना आपने कभी देखा है रेत में कोई पेड़ पौधे उग रहे हैं? नहीं देखा ना, बस एक दो पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है, कैक्टस का पेड़। रियलिटी में और भी कोई जो है बहुत कम ही उगते हैं वहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, शुष्क जलवायु एवं वनस्पति की कमी के कारण इस मृदा में जलवायु दर अधिक होती है। जलवाष्प का मतलब समझो। जलवाष्प क्या होता है पता बाबू? जलवाष्प होता है जब जब मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर कोई पानी पड़ा और पानी जब भाप बन के आसमान में उड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जलवाष्प कहते हैं। समझ में आ गया आपको जलवाष्प किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। आप बताओ क्यों अत्यधिक होती है? क्योंकि आपको पता है जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक इसलिए होती है क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है और गर्म क्षेत्र में जो पानी जल्दी से वेपराइज हो जाता है, ठीक है। अगला है बाबू वन्य मृदा। क्या है? वन्य मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। वर्षा वन मतलब बाबू समझो, वर्षा वन का मतलब क्या होता है? ये मृदा, पहली बात तो ये मृदा पाई कहाँ जाती है? ये मृदा आपकी पाई जाती है पहाड़ों पर और पर्वतों पर। पहाड़ों और पर्वतों पर पाई जाती है, तो वहाँ पर वर्षा वन का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो, जब पहाड़ों पर कोई
पाया जाता है ना, तो ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये अपने आप ऑटोमेटिक उग जाते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक उगते हैं ना ये पेड़ पौधे, तो क्या होता है, ये जो बारिश यहाँ पर क्या बाबू, जो बारिश होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू, ये क्या करते हैं, बारिश को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा अत्यधिक होता है। वर्षा जब अत्यधिक होता है तो और उसी वर्षा से क्या होते हैं, ये अपने आप को बढ़ते हैं। ठीक है, अपने आप बढ़ने का मतलब अपने आप को जो पोषण होता है उन्हीं वर्षा से, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं बाबू, वर्षावन कहते हैं। ठीक है, सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड के प्रांत में होती है। मृदा अपरदन एवं संरक्षण, देखो मृदा अपरदन के बारे में मैंने आपको बताया था, मृदा अपरदन किस तरीके से होती है, याद करो। भूमि कटाव के बारे में जब मैं बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था। प्राकृतिक कारणों द्वारा मृदा का कटाव एवं अपरदन कारणों द्वारा उनका रूपांतरण मृदा अपरदन या मृदा अपक्षय या फिर मृदा क्षरण या अपक्षय कहलाता है। समझ में आया? यहाँ पर एक और लिख लो, मृदा अपक्षय। ठीक है, कहने का मतलब समझो बाबू, प्राकृतिक कारण में मैंने क्या क्या बताया था, बताऊँ। मैंने प्राकृतिक कारण में आपको बताया था बाबू, मृदा का प्राकृतिक कारण ये है कि जब मृदा हवाओं से उड़ जाती है, याद करो ऊपर ही बताया था मैंने। इसके बाद जब जल मृदाओं को लेकर भाग जाते हैं तो क्या होता है बाबू, मृदा अपरदन होता है। मृदा क्षरण कहो, मृदा अपक्षय कहो या मृदा अपरदन कहो, इन तीनों का नाम आप कह सकते हो। ये तीनों क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, आगे देखो, मृदा का संरक्षण याद करो। ऊपर जब आपने जो भूमि संरक्षण का उपाय पढ़ा था ना, वो पूरा आप मृदा संरक्षण में डाल सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वन लगाना। ठीक है, मृदा एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है। ये धरातल पर निवास करने वाले मानव जंतुओं के जीवन पर का आधार है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला क्या है, समुच्चय रेखीय जुताई। ढाल वाली कृषि पर समुच्चय रेखीय समांतर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढलान के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च रेखा जुताई कहते हैं। समझ में आया? समुच्च रेखा जुताई क्या होगी बाबू, जो ढलान होती है, क्या होती है, जो ढलान होती है बाबू, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाबू क्या होता है, यहाँ पर जो होता है समानांतर जो रेखाएं होती है, इस तरीके से समानांतर, एक मिनट इसको बनाता हूँ मैं दोबारा। जो समांतर रेखा है मतलब कि जो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जुताई की जाती है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बाबू इसकी जो ढलान पर जब ये लगाया जाएगा तो वहाँ पर आपको पता है मृदा को जो पकड़ेगी तो मृदा अपरदन कम हो जाएगा। इसके बाद सोपानी कृषि, इसे सीढ़ीदार कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि पहाड़ी ढलानों को काटकर कई चौड़ी सीढ़ी बना दी जाती है। ये सीढ़ीदार अपरदन को रोकती है। क्या ये सीढ़ीदार मृदा अपरदन को रोकती है? कहने का मतलब समझो बाबू, जब ये पेड़ होता है, पहाड़ जो होता है वो पहाड़ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जो हम पहाड़ देखते हैं ना वो सीधे ढलान 90 डिग्री पे नहीं होता, पहाड़ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो ढलान है ना बाबू, इन ढलानों पे क्या की जाती है, इन ढलानों पे बहुत बड़ी मात्रा पे, क्या बाबू, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या की जाती है, काट कर यहाँ पर चौड़ी सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। यानी कि इस तरीके से कुछ सीढ़ी सीढ़ी करके बना देंगे। इससे क्या होगा बाबू, इससे यहाँ पर जब वो पेड़ लगाएंगे तो यहाँ से पानी आएगा, इस पे रहेगा, यहाँ से ये पेड़ है तो ये मृदा को पकड़ लेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर पेड़ रहेगा तो ये भी मृदा को पकड़ लेगा। समझ में आ गया? ये क्या है, सीढ़ी नुमा खेती, इसे हम कहते हैं पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो बाबू, पट्टीदार खेती क्या होती है, ये क्या होती है बाबू, ये जो है ना समानांतर, यानी कि इस तरीके से जो है एक पट्टी के रूप में, क्या बाबू, एक पट्टी के रूप में यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं बाबू, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं एक पट्टी के रूप में। और ये जो पट्टी के रूप में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसके बीच में क्या है, घास हो गया, इन सब चीज़ों को लगा दी जाती है ताकि क्या हो, ताकि मृदा अपरदन कम किया जा सके। ठीक है, अगला है रक्षक मेठला। रक्षक मेठला के बारे में याद करो, मैंने ऊपर आपको बैठा दिया था कि लाइन से जब बहुत सारे पेड़ ऐसे ऐसे करके लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पेड़ हैं, तो जब हवाएं चलती है तो इससे क्या होता है, इससे जब टकराती है तो जो रेत होती है वो क्या, हाँ, यहीं पर बैठ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया रक्षक मेठला के बारे में। चलो, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, यानी कि आपको ये पूरी वीडियो क्या आ रही है, पसंद आई, तो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इसके बाद आप हमारे चैनल को क्या कर दो बच्चों, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, जो है अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि हमारी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से वसूल हो जाए। ठीक है, और जो है इसका जो अगला जो चैप्टर है उसको देखने के लिए क्या है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो दोस्तों, थैंक्स।